एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और स्टडीज बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा समय बचता नहीं है। बच्चे अभी बहुत डिले कर देते हैं और फिर बाद में रोते रहते हैं कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमारा रिवीजन नहीं हुआ, मैडम ये करवा दो या वन शॉट दे दो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो उन सब से बचना है तो अभी से कंटिन्यू स्टडी करते चलो। शादियां चल रही हैं, घूमना फिरना, नानी के यहाँ जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, सब साथ में चलेगा। बट मोबाइल से पढ़ रहे हो ना, तो जहां भी जाओ 1 घंटे का लेक्चर लेने में क्या जा रहा है। 1 से 1.5 घंटे में आपके तीनों लेक्चर कवर हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों। ठीक है, तो स्किप करने की जरूरत नहीं है, रोज कंटिन्यू आपको क्लासेस लेनी है। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म, उसका डायग्राम, उसमें होता क्या क्या है, फिर आगे हम उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ही बेटा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन प्रक्रिया के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती कहाँ है? तो वृषण के अंदर, वृषण पालिका, वृषण पालिका के अंदर शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका के अंदर शुक्रजन कोशिका। और ये जो शुक्रजन कोशिका होती है ये द्विगुणित होती है, यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, द्विगुणित होती है। फिर ये जब पहले समसूत्री विभाजन करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है, वापस से अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करके ही पहला और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करके ये बनाती है शुक्राणु प्रसूत, जिसे हम स्पर्मेटिड कहते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद 23 गुणसूत्र पहुंचते हैं और ये अब अगुणित कोशिका बन जाती है। और शुक्राणु प्रसू ही जो गोलाकार स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे करके अपना आकार लेगा और धीरे धीरे करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ले लेगा जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, ये जो है यही है क्या? शुक्राणु। एक परिपक्व शुक्राणु है जो कि होता है अगुणित यानी कि हैप्लॉइड, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। किसी शुक्राणु में 22+X होते हैं, किसी में 22+Y, क्योंकि जो मनुष्य में यानी कि नर में जो 23 जोड़े हैं उसमें 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा जो होता है वो XY वाला होता है। XY जब अलग अलग होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद, तो किसी में 22+X, किसी में 22+Y, मतलब कुछ शुक्राणु X वाले बनेंगे, कुछ शुक्राणु Y वाले बनेंगे। और ये आपको लगता है लिंग निर्धारण, यानी कि जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं तब। ठीक है, ये तब के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक का ज्ञान दे दिया। अब जो यहाँ पे शुक्रजन कोशिका ने शुक्राणु का निर्माण कर दिया, वो शुक्राणु यहाँ से निकलकर वृषण जालक यानी कि शुक्रवाहिनी से अधिवृषण, अधिवृषण से होते हुए शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से होते हुए शुक्रवाहक, ये क्या है बेटा? शुक्रवाहक में पहुंचता है। शुक्रवाहक का मुंह आगे जाके जहां खुलता है उस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय। शुक्राशय वो ग्रंथि है जो एक तरल द्रव का स्राव करती है जिसका नाम है सेमिनल प्लाज्मा, है ना। सेमिनल प्लाज्मा का स्रावण शुक्राशय ने किया। इस सेमिनल प्लाज्मा में जाके शुक्राणु मिल गया ताकि आगे उसको कोई दिक्कत ना जाए, खाने पीने रहने की, है ना, भोजन आदि व्यवस्था उसको मिलती रहे। तो शुक्राणु सेमिनल प्लाज्मा में जब मिल जाता है और आगे प्रोस्टेट ग्रंथि का वाइट द्रव भी थोड़ा सा इसमें मिल जाता है, तो सब मिलकर बना लेते हैं बेटा वीर्य। और वीर्य का जो पुरुष है उसकी बाहरी जननेंद्रिय यानी कि शिश्न के रास्ते बाहर आना ही स्खलन कहलाता है। वीर्य स्खलन क्या कहलाता है बेटा? वीर्य स्खलन। और वीर्य स्खलन जब स्त्री की योनि में होता है तो योनि के अंदर वीर्य का प्रवेश कहलाता है बेटा वीर्य सेचन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? वीर्य सेचन। ध्यान से सुनिएगा,
शुक्राणु जनन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण हुआ, है ना, जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण हुआ। शुक्राणु अगुणित होते हैं, इनके पास 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि हमारी प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े यानी कि 46 हैं, लेकिन यहाँ 23 ही है, क्योंकि शुक्राणु में 23, अंडाणु में 23 मिलकर हो जाएंगे कितने, 46। तो अभी तो बेचारे के पास 23 ही है। अब ये शुक्राणु अकेला अगर आगे बढ़ेगा ना तो मूत्र मार्ग में जाके ये सुस्त हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। तो होता क्या है, शुक्राणु जब शुक्राशय में पहुंचता है तो शुक्राशय में ये एक द्रव में मिल जाता है, जिस द्रव में बहुत सारी चीजें होती हैं। इस द्रव में होता है बेटा फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बहुत सारे विटामिन और भी बहुत कुछ होता है, मैंने आपको बताया है। तो ये सारी चीजें जो हैं, CaCO3 होता है, इन सब में जाके जब शुक्राणु मिल गया तो उसको बाकायदा भोजन आदि मिल रहा है, कुछ तो इसके पास भी स्टोर होता है, कुछ इसको यहाँ से मिलते रहता है, और दोनों जब मिल जाते हैं और थोड़ा सा प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव इनमें मिल जाता है तो ये मिलकर बन जाते हैं बेटा वीर्य। और वीर्य का शिश्न यानी कि पेनिस के रास्ते, पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है ये जो शरीर के बाहर होती है, ठीक है, इसके रास्ते बाहर आना वीर्य स्खलन कहलाता है। वीर्य स्खलन कहलाता है यानी कि इजैक्यूलेशन कहलाता है। और जब ये वीर्य स्त्री की योनि में प्रवेश करेगा ताकि गर्भधारण हो, तो इसका स्त्री की योनि यानी कि वेजाइना के अंदर प्रवेश बेटा वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन कहलाता है, समझ गए, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ये जो शुक्राणु हमने पढ़ा, इसकी संरचना कि कैसे शुक्राणु प्रसूति से आगे जाकर जो शुक्राणु बना है उसका डायग्राम कैसा है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। पूरा शुक्राणु मैं आपको खोल के समझा दूंगी ताकि इसके आगे जब मैं आपको निषेचन पढ़ाऊं तब आपको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, इसका डायग्राम पूछता भी है बेटा, मानव जनन जो चैप्टर है ना वो आपको पूरा खोल के दिखा देगा कि हम जो हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे नर हो या मादा, मेल हो या फीमेल, सबका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब जेनेटिक स्ट्रक्चर, है ना, कि कैसे वो अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं, उनके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी देते हैं। फिर हमें इन सब प्रक्रियाओं से कैसे क्या बोलते से कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि हमें कोई बीमारियां ना हो, वो आप पढ़ोगे जनन स्वास्थ्य में। आगे जाके एक और चैप्टर बड़ा भयंकर आपको मिलने वाला है। तो शुक्राणु जो है यानी कि स्पर्म, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है बेटा। जब शुक्राणु प्रसूति से शुक्राणु बन रहा है, पहली बात तो मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कौन से वर्ष से स्टार्ट होती है या कौन सी एज से स्टार्ट होती है। पुरुषों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस अवस्था से स्टार्ट होती है, कमेंट करके बताइए। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया एक नर में, एक मेल में, एक पुरुष में किस अवस्था या किस उम्र से स्टार्ट होती है, कमेंट करो। अब भी मुझे पता चलना चाहिए कि आप पूरा वीडियो देख रहे हो, आगे और भी क्वेश्चंस दूंगी मैं फिर, ठीक है। अब शुक्राणु प्रसूति से हम बना रहे हैं कि परिपक्व शुक्राणु कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, ठीक है। शुरुआती इसमें ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये है बेटा एक शुक्राणु का सिर, ठीक है, सिर जो कि आगे आके यहाँ से ऐसे मुड़ गया, गर्दन नुमा स्ट्रक्चर ले लिया इसने, और इस स्ट्रक्चर को फिर हम ऐसे बनाएंगे। ये शुक्राणु का डायग्राम जो आपको एग्जाम में भी बनाना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है बेटा, बहुत अच्छे से आपको दे देगा 2 नंबर या 3 नंबर में कि परिपक्व शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। एक परिपक्व शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। थोड़ा सा मैंने ज्यादा लंबा ले लिया इसीलिए कुछ यूं ऐसा बना है, अदरवाइज ये बढ़िया बनता है,
क्या आपको फिर दिखेगा नहीं ना, तो फिर आपको भी दिक्कत होगी कि मैडम क्या कर रहे हो, हमको समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया डायग्राम, बट आपको ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। बुक में भी बहुत अच्छे से दिया है लेकिन वहाँ समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ बना के बता रही हूँ आपको, ताकि थोड़ा इजी भी रहे आपके लिए और समझ में भी आए। ठीक है, तो ये है इस शुक्राणु की पूंछ, और मैडम को पूंछ बनाने में पता नहीं क्यों आज बड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं तो बड़ी आसानी से बन जाती है। ठीक है, तो कैसा है शुक्राणु का डायग्राम, तो देखिए ऊपर के तरफ वाला जो ये हिस्सा है इसे कहा जाता है बेटा शुक्राणु का सिर। सिर में ना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं शुरुआती कंडीशन में, सिर में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर के बाद इसके अंदर भी कुछ कुछ भरा हुआ होता है, वो सब मैं आपको बना के बताऊंगी। अभी सारी चीजें हम बनाएंगे अभी। तो ये है बेटा शुक्राणु का सिर। सिर के अंदर इस वाले भाग में एक लिक्विडी पदार्थ भरा होता है। इस पदार्थ को कहा जाता है बेटा एक्रोसोमल पदार्थ। ठीक है, इस पदार्थ को क्या कहते हैं, एक्रोसोमल पदार्थ। ये वाला जो सिरा है शुरुआती सिरा, इस वाले सिरे को कहा जाता है बेटा अग्रपिंडक। इस वाले सिरे को कहा जाता है अग्रपिंडक। अग्रपिंडक के जस्ट नीचे ये जो यहाँ भरा हुआ है इस पदार्थ को कहते हैं एक्रोसोमल मटेरियल, यानी कि एक्रोसोमल पदार्थ। अब इसका क्या काम है मैडम, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसके थोड़ा नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पे ना एक बड़ा सा ऐसा आवरण है, और इस आवरण में भी एक मटेरियल भरा हुआ है जो अगली पीढ़ी तक सूचनाओं को लेके जाएगा, और उस मटेरियल को हम कहते हैं गुणसूत्रीय पदार्थ। यहाँ कोशिका द्रव्य भी तैर रहा है और गुणसूत्र भी तैर रहे हैं, गुणसूत्र भी तैर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ जो ये भरे हुए हैं इसको बोला जाता है बेटा गुणसूत्रीय पदार्थ। यहाँ भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य के बीच में ये तैर रहा है, कोशिका द्रव्य के बीच में ये तैर रहा है। ठीक है, तो ये है गुणसूत्रीय पदार्थ, और इस पूरे हिस्से को कहा जाता है बेटा सिर। शुक्राणु का सिर यानी कि हेड। हेड के जस्ट नीचे इस वाले हिस्से को उसकी गर्दन यानी कि नेक कहते हैं, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। जब हम ग्रीवा के नीचे आते हैं ना, जब हम ग्रीवा के नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे इसका माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ये थोड़ी बहुत एनर्जी बचा के रखता है आगे बढ़ने के लिए, तैर कर आगे, भाग कर आगे जाने के लिए। तो यहाँ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैंने बीचों बीच वाले भाग में बनाया है, इसे हम कहते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा घर। मतलब इसका ऊर्जा घर कहाँ हुआ, इस वाले हिस्से में। इस वाले हिस्से को कहा जाता है बेटा शुक्राणु का मध्य खंड। मध्य खंड, सिर ये है धड़, मध्य खंड को क्या कहते हैं, धड़ भी कहते हैं। मतलब पूरा शरीर उसका, सिर गर्दन के नीचे वाला हिस्सा ये गर्दन है, गर्दन के नीचे वाले हिस्से को धड़ कहते हैं यानी कि मध्य खंड। और ये जो निचला हिस्सा है जिसके सहारे ये तैर कर योनि मार्ग से अंडाणु तक पहुंचेगा, तो भागने दौड़ने के लिए, तैरने के लिए इसके पास दी हुई है बेटा पूंछ, और पूंछ को टैल कहा जाता है, जिसको तैर कर आगे पहुंचाने का काम करती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक परिपक्व शुक्राणु जो है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। एक परिपक्व शुक्राणु के मुख्य भाग, और मुख्य भाग कितने हैं बेटा, 3। पहला है बेटा इसका सिर, दूसरा है इसकी धड़, और तीसरा है इसकी पूंछ जिसके सहारे ये तैरता है। इसके सिर वाले हिस्से में
ऊपर की तरफ ये जो अग्रपिंडक है, इसी अग्रपिंडक के सहारे ये अंडाणु तक पहुंचेगा। अंडाणु में एक लेयर होगी जिसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। इस अंडाणु को भेदने के लिए, इस अंडाणु के अंदर प्रवेश करने के लिए, ताकि इसको चीर कर इसमें छेद करके शुक्राणु अंदर पहुंच पाए, इसके सामने की तरफ अग्रपिंडक वाले भाग के सामने यहाँ पे भरा हुआ है एक्रोसोमल पदार्थ। एक्रोसोमल पदार्थ के कारण ही शुक्राणु अंडाणु की बाहरी परत को भेद कर अंदर प्रवेश कर पाता है और फिर निषेचन होता है। अगर ये पदार्थ यहाँ न होना तो ये उसकी बाहरी लेयर को भेद नहीं पाएगा। और जो पिता से पुत्र या पुत्री में गुण पहुंचेंगे उसके लिए डीएनए की जरूरत है, यानी कि गुणसूत्रों की जरूरत है। 23 गुणसूत्र, वो 23 गुणसूत्र इस वाले भाग में है। यहाँ ये पूरे 23 गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं, और ये पूरा भाग जो है ये सिर कहलाता है। इस भाग को बेटा ग्रीवा कहते हैं, यानी कि गर्दन। अब सिर के नीचे तो गर्दन ही होती है, गर्दन के नीचे पूरी धड़ होती है, हमारी छाती से लेके निचला हिस्सा, वैसे इसके पास भी है शुक्राणु के पास। तो इतने पूरे हिस्से को बेटा मध्य खंड कहते हैं। और मध्य खंड के जस्ट नीचे की तरफ इसके पास पाई जाती है पूंछ, और पूंछ ही वो हिस्सा है जिसके सहारे शुक्राणु तैरकर योनि मार्ग से, यानी कि वेजाइना से, गर्भाशय से होते हुए संकीर्ण पथ में पहुंचकर अंडाणु से मिलन कर पाएगा, है ना। तो इसके पास तैरने के लिए, तैरकर अंदर जाने के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम कहेंगे इसकी पूंछ। ये बन गई पूंछ। वो डॉट डॉट अच्छे नहीं लग रहे थे, आप भी मत बनाइएगा, ठीक है। चलो, ये है बेटा एक परिपक्व शुक्राणु का स्ट्रक्चर। नाउ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस पूरे टॉपिक में। हमने पूरा नर जनन तंत्र बहुत अच्छे से समझ लिया। नर जनन तंत्र समझने के बाद हमने अगला जो टॉपिक समझा वो था क्या, उसके अंदर जो वृषण होता है उसकी संरचना, फिर वृषण कोश क्या है, वृषण कोश के बाद जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, सेमिनल प्लाज्मा क्या है, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है, फिर वृषण के अंदर वो कौन सा भाग है जहां शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होगी। आगे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूरी मैंने आपको विस्तार से समझा दी। आज मैंने आपको शुक्राणु का डायग्राम भी बता दिया। अब इसका एक क्वेश्चन बचा है और वो है बेटा शुक्राणु जनन में हार्मोन्स की भूमिका। कौन से हार्मोन क्या भूमिका निभाते हैं, किस हार्मोन के स्रावण से क्या होता है, वो पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। सारे हार्मोन्स के बारे में मुझे आपको बताना है। अगर इसी उसमें कवर किया तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद छुट्टी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे शुक्राणु का नामांकित चित्र। शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को बेटा शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो शुक्रजन कोशिका है उसी से आगे जाके अगुणित शुक्राणु का जन्म होता है। शुक्राणु जो है बेटा वो अगुणित होता है, एक अगुणित कोशिका है, और अगुणित का मतलब होता है डिप्लॉइड, जिसमें 23 गुणसूत्र हैं, ठीक है। और अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र हैं, और इस 23 से जब ये 23 मिलेंगे तो मिलकर वापस से 46 हो जाएंगे, और 46 गुणसूत्र जैसे ही हो गए तो एक परिपक्व मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। धीरे धीरे करके वो युग्मनज भ्रूण, भ्रूण से शिशु बनाएगा, शिशु का जन्म होगा प्रसव के द्वारा, और कब हम इतने बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये प्रक्रिया बेटा किस अवस्था में होती है, किशोरावस्था में। अब तक कमेंट आ गया होगा बच्चों का, है ना। मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था आपसे कि किस अवस्था में होती है, किशोरावस्था में। एक परिपक्व शुक्राणु, शुक्राणु प्रसू से बनता है, स्पर्मेटेड ही आगे जाके स्पर्म का रूप लेगा, शुक्राणु प्रसू ही शुक्राणु बनाएगा। अब शुक्राणु में इतने सारे भाग हैं जिसमें से सामने वाला भाग अग्रपिंडक है जिसको भेद कर अंदर प्रवेश करवाएगा। अग्रपिंडक में एक्रोसोमल पदार्थ भरा हुआ है जो इसकी बाहरी परत को, अंडाणु की बाहरी परत को भेदने में हेल्प करेगा। फिर निचले हिस्से में थोड़ा सा सिर में ही गुणसूत्रीय पदार्थ भरे हुए हैं, नीचे ये है ग्रीवा बेटा। फिर आगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इन्हें हम कहेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया।
आप कहोगे शुक्राणु का ऊर्जा घर भी यही है, जिससे उसे ऊर्जा मिलेगी भागकर, दौड़कर, तैरकर आगे बढ़ने की। माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे की तरफ आओगे, मतलब मध्यखंड से नीचे, तो पूंछ वाला हिस्सा चालू हो जाएगा, और पूंछ जो है इसी के सहारे तैरकर शुक्राणु आगे बढ़ते हैं। तो आई होप बेटा आपको सब कुछ जितना भी मैंने आज बताया है एक परिपक्व स्पर्म के बारे में वो सब कुछ समझ में आया होगा। और इसके पहले बेसिक भी आपको मैंने क्लियर करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे शुक्राणु जनन में हार्मोन्स की भूमिका, यानी कि हार्मोन्स का नियमन। तो जिस किसी भी बच्चे को ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं, सारे लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है, तो प्लीज बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फाइनेंशियली अगर आप कैपेबल हैं तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप जैसे भी सपोर्ट, आपके पास सपोर्ट करने के वेरियस ऑप्शन हैं। आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी रख सकते हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं कि भैया सरल एकेडमी पे भी हमारी 12th बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट अगर आते हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप भर भर के कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट्स का भी जवाब देते हैं, और अगले लेक्चर में आपके डाउट्स को क्लियर करने की भी कोशिश करते हैं। फिर बाद में जैसे जैसे सिलेबस हमारा आगे बढ़ेगा तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं। प्रीवियस आप ईयर का देख सकते हो जाके कि हमने वन शॉट भी लेके आए हैं, प्रैक्टिस पेपर भी, क्विज भी, सब कुछ। ठीक है, एक बार जाके इंस्टाग्राम चैनल हमारा विजिट करो, वहां पे आपको दिख जाएगा कि किसी भी चैनल पे 1 मिनट क्विक रिवीजन अवेलेबल नहीं है, सिवाय सरल एकेडमी के। 1 मिनट में एक टॉपिक हम पूरा रिवीजन करवा के कवर करवा देते हैं, और 1 मिनट में एक मतलब 60 मिनट में 59 टॉपिक हो जाएंगे आपके आराम से कवर। फटाफट स्क्रॉल कर करके आप इंस्टाग्राम से भी पढ़ सकते हो, और इंस्टाग्राम पे क्विज लगा के क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हो, है ना। तो ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।